भारत का जो प्राचीन इतिहास है ना, वो एक बहुत बड़ी पहेली जैसा है। कुछ टुकड़े तो हमारे सामने हैं, एकदम साफ, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी, कह सकते हैं, अंधेरे में गुम है। तो आज हम मिलकर उन्हीं अनलिखे पन्नों को पलटने की, उन्हें पढ़ने की एक कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई उस इतिहास को कैसे पढ़ा जाए जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया हो, कोई किताब नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। ये काम बिल्कुल एक जासूस जैसा है। हमारे पास सिर्फ सुराग हैं और हमें उन्हीं को जोड़ जोड़ कर पूरी कहानी बनानी है। चलिए, तो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, तो आखिर हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार उस जमाने के बारे में जानते कैसे हैं? ये समझना इस पूरी पहेली का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, इतिहासकार इसे आसान बनाने के लिए समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास सबूत किस तरह के हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक। इसका मतलब है वो समय जब कोई लिखित सबूत था ही नहीं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक, यानी प्रोटो हिस्टोरिक। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें लिखावट तो थी, लेकिन हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जहां से हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलने लगते हैं जिन्हें हम पढ़ और समझ सकते हैं। तो ठीक है, अपनी जासूसी वाली टोपी पहन लेते हैं और चलते हैं सबसे पुराने सुरागों की तरफ। और ये सुराग हमें मिले हैं पत्थरों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाषाण युग यानी स्टोन एज की। पाषाण युग कितना लंबा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हम 100 या 1000 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लाखों सालों की बात कर रहे हैं। इतने लंबे समय को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज। ये वो दौर था जब इंसान धीरे धीरे पत्थर के औजार बनाने की कला सीख रहा था। और इस कहानी का कह सकते हैं कि पहला जासूस कौन था? वो थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, एक भूविज्ञानी। साल था 1863, जब उन्होंने भारत में पहले पाषाण युग के औजार खोज निकाले। बस यहीं से भारत के प्रागैतिहासिक अतीत के अध्ययन की नींव रखी गई। उन्होंने ही हमें वो पहला धागा दिया जिसे पकड़कर हम आगे बढ़े। अगर उस जमाने को महसूस करना है तो भीमबेटका की गुफाओं से बेहतर कोई जगह नहीं। ये गुफाएं एक टाइम मशीन जैसी हैं। सोचिए, यहाँ की चट्टानें हजारों साल पुराना कैनवस हैं, जिस पर उस दौर के लोगों ने अपनी दुनिया उकेर दी। शिकार करते हुए लोग, नाच गाने के दृश्य, जंगली जानवर, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये हजारों साल पहले की जिंदगी का एक लाइव टेलीकास्ट है। तो पत्थरों और गुफाओं की कहानी से अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम एक ऐसी दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं जो हजारों साल तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही, एक पूरी की पूरी सभ्यता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये हमारी कहानी की सबसे बड़ी प्रोटो हिस्टोरिक पहेली है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमें अपने शहर दिए, अपनी कला दी और अपनी एक लिखावट भी दी, लेकिन उस लिखावट को पढ़ने की चाबी अपने साथ ही ले गए। ये बिल्कुल एक ऐसी किताब जैसी है जिसके पन्ने तो हमारे सामने हैं, पर हम उसके एक भी अक्षर को समझ नहीं सकते। ये सभ्यता हर किसी को 2 वजहों से चौंका देती है। पहली, इसका फैलाव, इसका साइज, और दूसरी, इनकी कमाल की सिटी प्लानिंग। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले इनके शहरों में सड़कें एकदम सीधी, ग्रिड पैटर्न में बनी होती थी और नालियां ढकी हुई थी। ये एक ऐसी एडवांस व्यवस्था थी जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विशाल कैनवस का साइज है जिस पर यह महान सभ्यता फैली हुई थी। इसको अगर पर्सपेक्टिव में रखें तो ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। तो इतिहासकार कहानी कैसे बनाते हैं? इन्हीं सुरागों से। जैसे मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार, ये इशारा करता है कि शायद कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता होगा। वहीं लोथल में मिला डॉकयार्ड, ये चीख चीख कर कहता है कि ये लोग समुद्र के रास्ते दूर दूर तक व्यापार करते थे। हर एक चीज, हर एक खंडहर एक कहानी सुना रहा है। सिंधु घाटी के शानदार शहरों के गुम हो जाने के बाद कहानी में सबूतों का नेचर ही बदल जाता है। अब हमारी जासूसी खंडरों और मोहरों से हटकर शब्दों की दुनिया में दाखिल होती है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम भजनों और श्लोकों के जरिए जानते हैं। और ये 2 दुनियाएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं।
एक तरफ सिंधु घाटी के लोग थे, शहरों में रहने वाले, व्यापार करने वाले, कांसे के औजार इस्तेमाल करने वाले, और दूसरी तरफ वैदिक युग के लोग, जो ज्यादातर ग्रामीण थे, पशु पालते थे और लोहे का इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। और इसी नई संस्कृति को, इसी नए चैप्टर को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इनके बारे में जानकारी हमें जमीन की खुदाई से उतनी नहीं मिलती जितनी कि इनके रचे हुए पवित्र ग्रंथों से मिलती है। और ये ग्रंथ हैं 4 वेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसमें देवी देवताओं की स्तुति में लिखे गए भजन हैं। फिर यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ के नियम हैं। सामवेद में संगीत और धुनें हैं। और अथर्ववेद, वो हमें उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताता है, जिसमें जादू टोने और कई तरह के विश्वास शामिल थे। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, एक अनसुलझे रहस्य पर। इतिहास की यही तो खूबी है, हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। लगभग 4,000 अलग अलग निशान और चिन्ह, यही वो खजाना है जो सिंधु घाटी के लोग पीछे छोड़ गए। ये सारे सिंबल हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन मानो इन्होंने चुप्पी साध रखी है। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर कभी हम इन खामोश निशानों को आवाज दे पाएं, अगर हम इन्हें पढ़ पाएं, तो ये हमें क्या कहानी सुनाएंगे? अपने शानदार शहरों के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में, या फिर अपने रहस्यमयी अंत के बारे में? शायद इतिहास की सबसे रोमांचक कहानियां वो नहीं हैं जो लिखी जा चुकी हैं, बल्कि वो हैं जिनके कहे जाने का हम आज भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।